अभी हम लोग कर रहे हैं हकदार सीरीज़। क्या कर रहे हैं? हकदार सीरीज। इसमें नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर्स को मैं आपको करा दूँ, और जितना मैं आपको करा देता हूँ उतना आप ज़रूर कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। कह रहा है 2 अनइक्वल masses of 1 kg and 2 kg are attached at the two ends of a light inextensible string passing over a smooth pulley as shown in the figure. If the system is released from the rest, ओ भाई साहब बोल रहे हैं कि सिस्टम रिलीज जो कर रहा है वो रेस्ट से कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड। क्लियर है? तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान बात है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग, मतलब जो वर्क डन जो किया जा रहा है ना, वो टेंशन के द्वारा जो किया जा रहा है वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? बहुत क्वेश्चन में आपसे वर्क डन जो होगा वो पूछा जाएगा, किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। क्लियर है? इसमें टेंशन के द्वारा पूछा जा रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मुझे कंसेप्ट पता है तो मैं दोनों बना लूंगा। करेक्ट? तो बहुत मुद्दा छोटा सा है, छोटी सी बात है, बस इसी पे ये खेल रहा है ना। ये एंगल पे ही खेल रहा है, ये सवाल सिर्फ एंगल पे खेल रहा है ना। क्यों एंगल पे खेल रहा है? क्योंकि वर्क डन जो होता है सर, वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको वर्क डन बाय स्ट्रिंग, तो सबसे पहले तो भाई टेंशन निकाल लो कि टेंशन कितना है ना। तो एक तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट के लिए 2m1 m2, थोड़ा एसी बंद कर दीजिएगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ ऐसे सवालों में ही काम आता है ना। नहीं तो हमें हमेशा कंसेप्ट से जाना चाहिए। क्लियर? अगर ये है तो आप लगा लीजिए, कंसेप्ट से ही आता है, याद रखने की चीज है। क्लियर है? फिर भी देख लीजिए, 2G एक ब्लॉक है, 2 kg का, 2G हुआ नीचे, टेंशन हुआ ऊपर, एक्सेलरेशन आया नीचे, ऐसा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनाइएगा? 2G माइनस टी इज इक्वल टू 2a। राइट? अब इस 1 kg के लिए क्या बनाइएगा? 1 kg सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन बेटा, 1G ये ऊपर जा रहा है, जीत कौन रहा है? टेंशन। तो T माइनस 1G इज इक्वल टू 1a, है ना। दोनों को जोड़ लीजिए, G इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू G बाई 3 आया आपका, है ना। क्लियर है? यहां से भी देख लीजिए, है ना। 2m1 क्या है? 1, ले लो, 1 प्लस 2 इंटू जी, है ना। तो ये कितना आया? 4/3g, है ना। अच्छा एक सेकेंड बेटा, ये तो हाँ हमने यहाँ पे ये निकाला, ए निकाला, ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो गया? वही मैं घबरा गया, अरे ये क्या हो गया। अब ए आपका आ गया। अब आप क्या करो? टी निकालो। क्या निकालो बेटा? टी निकालो। तो अब इसमें पुट कर दो, टी निकल जाएगा आपको। इसको यहाँ पे ऐसा 2G माइनस 2a इज इक्वल टू टी। तो 2G माइनस 2, देखो मैं क्यों नहीं कर रहा था, है ना, इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये ज़्यादा समय ले लेती है। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 6G माइनस 2G बाई 3, तो T, और T इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 4G बाई, सर अभी तो 5G का जमाना है, कितना आ गया? T इज इक्वल टू 4G बाई 3, और यहाँ भी 4G बाई 3। और उसका एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। डायरेक्ट आप लगा लो, है ना। तो m2 इसमें कंसीडर कर लो 2 को, 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू जी। देखो जी बाई 3 आ गया। क्लियर है? छोटी छोटी बातें थी, है ना। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ इसके लिए है ना, और दूसरे के लिए नहीं।
करेक्ट, इसलिए कंसेप्ट से जाना सही होता है ना। ऐसा रहे आप डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो मेरे को क्या आ गया भाई, सर मेरे को आ गया a इज इक्वल टू जी बाई 3 और t इज इक्वल टू, कोई टेंशन का यूनिट तो बताएगा ना मुझे, 4g/3। सर क्या सर आप भी है ना, न्यूटन होता है ना। क्लियर है। अब मैं इसको बेटा थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा दूंगा, है ना। ये हो गया। चलिए अब देखते हैं। अरे भाई साहब अब तो मेन है वर्क डन बाय स्ट्रिंग। तो चलो टी तो अपना आ गया, टी तो अपना आ गया। अब तुम ध्यान से देखना कि ये कितना है बेटा, 2 kg है। कितना है, 2 kg है। टेंशन इस पे किधर लग रहा है सर, ऊपर लग रहा है। ब्लॉक जा किधर रही है, नीचे जा रही है सर, नीचे जा रही है एस इधर। तो वो कितना जा रही है, ये भी एक क्वेश्चन है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। और इन्होंने क्या बोला है, यही सर लिखा हुआ है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट यू 0 है, हाफ ए अपन क्या निकाला है g/3, तो ये g/3 और टी स्क्वायर ये भी इन्होंने दे दिया है। 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, तो कितना आ गया सर g/6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय स्ट्रिंग, है ना, तो ये आपका कितना हो गया, है ना। फोर्स आपने टी कितना निकाला था जी, 4g/3, है ना, इंटू एस। एस कितना आया g/6। अब पंगा क्या है सो देखो सर, टेंशन तो है इधर की तरफ, है ना, और डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ। एंगल कितना है 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो गया आपका -4g² ऐसा आप लिख सकते हैं, -2/9। और इसको अगर कर दोगे तो ये 200 हो जाएगा, तो -200/9 जूल, है ना। और एक बात कर सकते हैं सर, ये तो हुआ उन्होंने तो स्ट्रिंग्स लिखा है ना। तो इस वाले के लिए ये हुआ, दूसरे वाले 1 kg के लिए आप देखिए तो 1 kg में सही होगा। वर्क डन बाय स्ट्रिंग 1 ले लो, है ना। तो ये कितना हुआ, इसमें देखो ये 1 kg है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। और चूंकि ये ब्लॉक नीचे जाएगी तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर। बात बन गई इन लोगों की। तो टेंशन कितना है जी आपका 4g/3 इंटू एस। एस अभी निकाले हैं g/6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, है ना। तो ये 400/18 200/9 जूल। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। वही मैंने बोला कि एंगल का है, ये स्ट्रिंग 1 के कारण है ना, और वो 2 के कारण है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। ओके, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, है ना। स्मॉल मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू 0 है, स्लाइड्स डाउन द स्मूथ स्फेरिकल सरफेस ऑफ आर, एज्यूम 0 पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और भी कुछ है ना। क्लियर है। ये आपका क्या है आर, यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका ब्लॉक है ना। और यहाँ पे हमने क्या लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है 0 है। क्या है 0। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस जगह पे कितना एंगल ट्रेस किया थीटा, ठीक, मतलब इतना घसका है वो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अगर बात करें तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, तो वो नीचे आ गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप देख लीजिए, ये दूरी कितनी हो जाएगी r, और ये कितनी हो जाएगी
आर कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी एच जो है ना, एच माइनस क्यों आ गया आपको मालूम है ना, ये जीरो है जी तो नीचे आया ना, माइनस एम जी एच कितना हो गया, आर 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं समझ में आया तो देखो पूरा कितना है, आर माइनस थीटा, तो आर लिए 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि एट टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, क्लियर है, यहाँ पे आया तो माइनस में है ना जी, है ना। चलिए अब ये हो गया। अब डिक्रीज जो हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, वही तो काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ, है ना, क्लियर है। तो इसको आप प्लस में ले लीजिएगा। अब सी देखिए, द स्पीड ऑफ द मास फंक्शन ऑफ द एंगल, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। एम से एम उड़ा दो, v इक्वल टू हो जाएगा 2 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, कुछ सवाल में था ही नहीं, सिर्फ क्लियर है। ये वाले यहाँ पे चले आए, यहाँ पे चले आए, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में तो गेन है ना जी, क्लियर है। तो हमने क्या किया, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है। तो भी हमारा आ गया, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ब्लॉक ए हैज अ वेट ऑफ 300 न्यूटन, मतलब वेट जो है वो 300 न्यूटन है ए का। इसका मतलब मैं ये बोलूं कि इसका जो मास है वो 30 kg है, करेक्ट। एंड ब्लॉक बी हैज अ वेट ऑफ 50 न्यूटन, मतलब 5 kg है। ये बात तो हमें समझ में आता है। अब ये कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइन एंड द ब्लॉक ए इज 0.2, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक जो है वो चल रहा है, ठीक है। डिटरमिन द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए, अच्छा आ गया ये, डिटरमिन द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए आफ्टर इट मूव्स 1 मीटर डाउन द प्लेन इफ इनिशियली इज एट रेस्ट। पहले क्या चीज में था, रेस्ट में था। तो पहले थोड़ा सा कंस्टेंट लगेगा भाई, है ना। अब सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सोचिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 मीटर ए ब्लॉक नीचे जाएगा जहाँ पे फ्रिक्शन ऑलरेडी मौजूद है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम होता है इट अपोजेज और टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन, क्लियर है। इसका मतलब है जो कार्य होगा वो अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, क्लियर है। क्या समझाया मैं, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम होता है रोकना, ठीक है। ऐसा रोकना मतलब ये नहीं होता, टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन का, ठीक है। और ये चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ये रस्सी लगाने से ये क्या कर रहे हैं, कंस्टेंट का रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 1 मीटर अगर ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली 2 मीटर ऊपर जाएगा, ये देख लेते हैं ना। सपोज कीजिए कि इसमें तो ये एस बी है ना, मैं बोल सकता हूँ कि 2SA इज इक्वल टू एस बी। थोड़ा अगर कम समझ में आया तो आप देखिए v इधर है ना, 2v है ना, 2v1 इज इक्वल टू v2, यही बात है ना जी, करेक्ट। ये अगर आप इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, va तो 2va इज इक्वल टू 2va इज इक्वल टू vv, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो देखिए कि एक ही रस्सी है, क्लियर है। तो आप ऐसा लिख लीजिए SA प्लस SA। मान लो कि यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है ना, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं कि वो गलत है जी, है ना, और बेसिक लेवल पर समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इस रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक L1 है, ये L2 है ना, और ये क्या है, L3 है,
अगर इस वाले में x आगे बढ़ जाएगा तो पहले रस्सी की लंबाई कितनी थी, L1 प्लस L2 प्लस L3। ये उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ जो एकदम बिगिनर है ना, जो कंस्टेंट पढ़ के नहीं आए हैं। क्लियर है? बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आएगा। अगर ये पुली आगे बढ़ेगा तो इस रस्सी की लंबाई में x जुड़ जाएगा, उसी तरह से इस L2 में भी x जुड़ जाएगा और ये L3 जो है वो y ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? करेक्ट? तो आप देखिए अब कितना हो जाएगा, L1 प्लस एक्स, L2 प्लस एक्स प्लस L3 माइनस y, है ना। तो आप देखिए 2x इज इक्वल टू y हो गया। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 2v, इसको a ले लीजिए तो ये क्या हो गया, vb हो गया, है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, है ना। अरे आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि भाई साहब 1 मीटर डाउन गए हैं। कितना गए हैं? 1 मीटर डाउन। अगर ये 1 मीटर डाउन गए हैं तो ये 2 मीटर अप हुए होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, है ना। कि अगर 1 मीटर, ये x अगर 1 मीटर होगा तो भाई कितना होगा जी, 2 मीटर, है ना। y कितना हो गया, 2 मीटर। अब एक और बात करेंगे, है ना। अगर इस वाले का वेलोसिटी v है तो इस वाले का वेलोसिटी कितना हो गया, 2v। करेक्ट? क्लियर है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बताता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले सिस्टम इनिशियली क्या चीज़ पे था, रेस्ट पे था, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो अब लगाइए, ये आप लिख लीजिएगा, मैं इसको बिठाता हूँ, ठीक है। मतलब E इनिशियल माइनस E फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। करेक्ट ना जी। अब यहां पे देखिएगा, इसको थोड़ा मिटा दो, है ना। पहले इनिशियल एनर्जी क्या है, 0, है ना। E फाइनल लिखिए, E फाइनल पहले काइनेटिक एनर्जी लिखिए, इस ब्लॉक का लिखिए हाफ, m कितना है इसका, 300 न्यूटन क्या है वेट, तो मास कितना है इसका 30 kg, है ना। तो ये v स्क्वायर, इसका हम क्या बोल रहे हैं कि v है, क्या है, v है, v स्क्वायर, ठीक है। प्लस इस वाले का, है ना, वो कितना हो गया हाफ, इसका m 5 और v कितना हो गया जी 2v कंस्टेंट से। अरे हाँ कि ना। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और समझिए इस वाले का, इस वाले का, ठीक है। तो इस वाले में आप देख, पहले इस वाले को देखिए, ये क्या हुआ, ऊपर गया। जब ऊपर जाएगा तो इस वाले का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम यहाँ ले रहे हैं ना, ठीक है, कोई सिचुएशन, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, h बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा mgh, तो प्लस m कितना है इसका 5 और g10। और यहां से हमने देखा है कि इसमें 1 मीटर है तो इसमें इधर कितना है 2 मीटर, ठीक। अब इस वाले का, अब इस वाले में देखिए एक बात, ये छोटा सा जो आपको दिया हुआ है, दिस इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5, तो ये कितना है 37 डिग्री। कितना है 37 डिग्री माइनस m g h कितना हो गया आपका, देखिए तो यहाँ पे 1 था ना, 1 और ये वाला साइन 37, तो साइन 37 आपका कितना हो गया 3/5। क्लियर? इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, नहीं यहाँ लग रहा है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू दिया हुआ है 0.2 m g cos 37, cos 37 का कितना हो गया जी,
cos 37 4/5 म्यू एम जी cos 37, और यहाँ पे मुझे वर्क डन एस भी तो लिखना है ना, तो एस कितना हो जाएगा वो देखिए इस वाले में, तो cos 37 और ये कितना है हमारा 1 है ना, तो ये हमारा हो गया 1। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, v को कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है, आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, क्या कह रहा है, स्मॉल डिस्क ए स्लाइड्स डाउन विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, करेक्ट, मतलब है ही नहीं कुछ, u0 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ हिल ऑफ हाइट h हैविंग अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन h टू इंश्योर द मैक्सिमम डिस्टेंस s कवर्ड बाय द डिस्क, व्हाट इज इट। आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, इस पे पूछ रहा है कितना हाइट, ठीक है, जेंटल पोर्शन ऑफ द मैक्स, हाँ, मतलब मैक्सिमम कितने पे जाएगा, ठीक है, उसके लिए वो हाइट आपको बताना है, क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन आप फ्लूइड के अंदर भी देखेंगे, है ना, और ये थोड़ा काइनेमेटिक्स से मिला जुला है ना, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझाता हूँ। आप देखिए इस तरह का आप क्वेश्चंस करते थे कि एक बॉल है जो गिर रहा है ना, या कोई बच्चा गिर रहा है, जैसा भी है ना, और एक इंसान है जो यहाँ से दौड़ रहा है ना, और ये इंसान जो है इस बॉल को कैच कर ले रहा है, क्लियर है। तो क्या कंसेप्ट होता था हमारा, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपने लगाया होगा। ये हाइट क्या है, h है ना, और ये दूरी क्या है, s है। अब बताइए कि अगर इस इंसान को हीरो बनना है तो इसे कैच पकड़ लेना होगा। अगर जब ये बॉल यहाँ पे ड्रॉप किया उसके बाद अगर ये पहुँचेगा तो भाई साहब की कहानी ख़त्म हो जाएगी, और अगर पहले पहुँच गया तो प्लान्ड है, तब तो कोई रोल ही नहीं हुआ, है ना। अब ऐसा समझो, सपोज करो कि यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो गिर रहा है और ये इंसान उसको जाके कैच कर लेता है, बन गया हीरो। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए, अगर पहले ही आके पहुंच गया वो, दे दो भाई, तो प्लान्ड है, भाई साहब को पुलिस लेके चली जाएगी, है ना। और बाद में पहुंचता है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब टाइम सेम होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये बॉल जो है कितने टाइम पे यहाँ गिरेगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। जो लोग समझदार हैं उनको तो डायरेक्ट याद होगा t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h/g, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। जब फॉल करा, अब ऐसा तो नहीं कि धक्का दे देगा बच्चे को, है ना, छूटा है, u0 है, s कितना हो गया h। अब इस पूरे को ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव, पूरा बेसिक से एकदम माइंड खोल के, है ना। तो ये कितना हो गया, नीचे है -h, u0 है, माइनस इसलिए लिए कि g भी नीचे है। प्लस माइनस में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, 2h/g, क्लियर है। मतलब रूट ओवर इस टाइम पे इस भाई साहब को यहां पहुंच जाना होगा, है ना। उसके लिए कितनी रफ्तार चाहिए, तो v इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, s/t, और वो t क्या है, उतना है ना। बहुत सारा सवाल इस पे हम बनाए, कभी कभी वो हमें v दे देते थे, s पूछ लेते थे कि वो इंसान को कितना दौड़ना पड़ेगा उस बच्चे को पकड़ने के लिए, क्लियर है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट का यूज हम यहां पे डालेंगे। देखिए यहाँ u क्या है, 0 है ना, क्या है, u 0 है। टाइम क्या लग रहा है, यहां से यहां से। अब यहां पे क्या है, इस जगह पे थोड़ा देखिएगा, पहले इसको मिटा देता हूं मैं, यहां तक समझ गया। इस जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए थोड़ा, क्लियर है। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, और यहां क्या हो जाएगा,
अब कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर प्लस एम जी छोटा h। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में? कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये कितना हो गया, जी एच माइनस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, जी कॉमन लिए एच माइनस एच टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच माइनस एच। अब आप में से किसी को भी मैं बुला दूंगा, ठीक है, बोर्ड पे करने के लिए एच माइनस एच। आई बात समझ में? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए, ये तो v आ गया आपका, क्या आ गया v, ठीक है, यहां पे। और यहां से यहां गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा, रूट ओवर ऑफ 2h। अब सुनो, एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो v है ना, ये v ऐसे है ना, तुम जो यहाँ पे निकाल रहे हो, जिसे तुम जीरो लिए हो, वो भी y है। क्लियर है, आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। अब हमें क्या निकालना है, रेंज, मतलब ये s इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इससे क्या करो, 2g h माइनस h, और ये t कितना हो गया, 2h। क्लियर? मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, है ना। पहले इसको लिख लो, 4g से g कट जाएगा, है ना, h माइनस h। अब किसके टर्म में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, है ना, तो इस h के, क्योंकि वेरी तो यही कर रहा है ना जी, तो ds इक्वेट कीजिए, कितना हो गया, जीरो, है ना। अब यहां पे अगर आप ये लिख लिए तो चलो यहीं से कर देते, है ना। यहाँ पे देखो, इसको h हुआ तो इसका कितना हो गया h, और ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस एच स्क्वायर। इसका मतलब h स्क्वायर मतलब 2h इज इक्वल टू क्या किए, जीरो, है ना। अब अगर ये जीरो है तो उधर जाएगा, तो h माइनस 2h इज इक्वल टू जीरो। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 2h, h इज इक्वल टू क्या हुआ h बाई 2। ये तुम्हारा आंसर है। जिसको ये डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आया वो ऐसा समझ लो कि y इज इक्वल टू कितना हो गया रूट ओवर ऑफ x, तो dy बाई क्या हुआ dx, है ना। तो ये कितना है 1 बाई, ठीक, 1 बाई 2 x माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 रूट x। फिर ये है उसका, फिर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, h माइनस एच स्क्वायर। तो ये h क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए ये रह जाएगा, dh बाई डी क्या हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर। तो माइनस एच स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2h, है ना। उसको उठा के रखा, इक्वेट किया जीरो, ये वाला टर्म उधर चला गया, h माइनस 2h, h इज इक्वल टू कितना हुआ h बाई 2। सेम क्वेश्चन आपको फ्लूइड में पढ़ना है। क्लियर है? क्या रहेगा फ्लूइड के अंदर, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इसमें जल रहेगा, जल, है ना। अब यहां से और फिश रहेगा, है ना, यहां से आपको निकलेगा लिक्विड, आपको ये बताना है, क्या दिक्कत है। यहां से यहां का हाइट क्या है h है ना। इसको आप h कंसीडर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा h माइनस एच। क्या लगा दीजिएगा, बर्नौलीज लगा दीजिएगा, खत्म। क्लियर है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, सब सवाल बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले समझिएगा। क्या होता है कि फिजिक्स पे कभी कभी लैंग्वेज जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लैंग्वेज से ही पता करना पड़ता है कि आखिर ये बनेगा कैसे, है ना। तो कहीं कहीं कुछ जो अंग्रेजी का वर्ड है ना उसको कभी कभी देख लिया कीजिए,
सिर्फ भावनाओं से उसे समझने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बॉडी ऑफ मास m वाज स्लोली, देखिए ये वर्ड आप बढ़िया से पढ़िएगा इसको, है ना, मैं तो अब से काम चला लूँगा है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए। The hill as shown in the figure, the force F, which at each point was directly along the tangent to the trajectory, find the work performed by this force. If the height of the hill is h, the length of its base is l, and the coefficient of friction is mu. इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, v वेलोसिटी से। क्लियर है? तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो स्लोली जा रहा है। आई बात समझ, मतलब v है वहां पे। तो फ्रिक्शन क्या करेगी? फ्रिक्शन आपको अपोज करेगी रिलेटिव मोशन का। क्लियर है? तो यहां पे देखिए इस फिगर को छोटा सा देखिए, ये थीटा है, मास m है। क्लियर है? अब यहां पे इसको ऊपर चढ़ाने के लिए एक फोर्स लगा, दैट इज F, जो कि बराबर होगा mg साइन थीटा, और आपको मालूम है कि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, फ्रिक्शन होगा म्यू mg कॉस थीटा। ये mg है, ये सब तो आपको पता ही है ना, नॉर्मल है ना, mg cos थीटा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है जी, म्यू एन, म्यू दिया हुआ है, एन mg cos थीटा के बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इससे ये आराम से ऊपर जा सकता है। क्लियर है? तो F जो यहाँ पे हुआ वो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के बराबर है ना। क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा सा आपको मिटा देता हूँ। अब एक बात समझिए, यहाँ पे इस जगह पे बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या यही होता है ना? तो जिधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर, उसके अलोंग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में एंगल कितना है, 0 है ना, पैरेलल है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने मेंशन किया है यहाँ पे, डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी लिखा हुआ है। अब इस तरह से, अब चूंकि मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं तो इस वाले को, इस dl को मैंने लिख लिया dx और इसे लिख दिया dy, और ये है आपका ds। करेक्ट है? क्लियर है? मतलब फोर्स वर्क डन जो आपका हुआ, क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, आई बात समझो। पंगा कहाँ है? पंगा लिमिट का है ना, कुछ नहीं, आराम से समझिए। अब mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा ds, है ना। सर ds में तो लिमिट वगैरह कुछ नहीं है, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है, देखिए अब सब इसको देखिए ऐसे। आप एक चीज पढ़े है ना। हाँ चलिए देखिए, ये ds है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, ds कॉस थीटा। राइट? उसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू dy बाई ds, है ना। तो dy आपका क्या हो गया, ds। एकदम आराम से, बहुत अच्छे से आपको समझना है। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा आगे ऑपरेट कीजिए, क्यों साहब आपने ऐसा किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। mg साइन थीटा
प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अरे इधर से मुझे लिमिट लेने में दिक्कत होगा ना, क्लियर है? तो मैंने उसको अपने जुबान में लिख दिया जो हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डी एस साइन थीटा, क्या आप इसको एम जी, और यहाँ पे देखिए डी एस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वाई। अरे लिख सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे देखिए म्यू एम जी कॉस थीटा डी एस, आप डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो डी एक्स आपका किधर, इधर, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से L, है ना? और डी वाई कहाँ है, इधर, तो इसका लिमिट क्या होगा, 0 से H। अब तो आप समझदार है ना? समझदार है ना भाई? अब देखिए तो डी वाई का क्या हो गया जी, 0 से H, और ये कितना हो गया, 0 से L, आपका आ गया एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 person A and B perform same amount of work in moving a body through a certain distance t with application of forces acting at angles 45 degree and 60 degree with the direction of displacement respectively. The ratio of force applied by person A to the force applied by person B is, अच्छा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है, कब हो जाएगा ना? आप आइए तो आप आइए, बनाइए तो इसको। सर पहले फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वर्क डन बाय ए इक्वल टू फोर्स ऑफ ए इज कॉस 45। दूसरा जो है उसके लिए cos 60। अब बोला दोनों का मतलब वर्क सेम है, तो इसलिए W है इक्वल टू W B। वेरी नाइस। implies F A cos 45 equal to F B S cos 60। S दोनों का सेम है D हिसाब से, तो काट देंगे दोनों को। अब F A बाई एम बी इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पे चले जाएंगे, तो सब डिवाइड करके लिखेंगे तब √2 बाई 2 मतलब 1 बाई √2 इक्वल टू मेंशन है 1 बाई √x, तो x का वैल्यू 2। हाँ गुड गुड, वेरी नाइस। चेहरा दिखाइए, गुड। तो देख लिए आप लोग, है ना? ऐसा ही होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज रिलेटेड। अच्छा ठीक है, आप लोग बना लोगे, है ना? एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है, क्लियर है? चलिए आप ही में से किसी को बुलाते हैं, आप आइए। हाँ आप आइए कीजिए। सर इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है t इक्वल्स टू √x प्लस 3, v आपका होता है dx बाई dt, तो इसे x के फॉर्मेट में लिखेंगे। लिखिए। तो t माइनस 3 इसे स्क्वायर कर देंगे, x इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर देंगे, dt माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई dt। यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, dt माइनस 3 इंटू dt, ये आप अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 होगा, और इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा 2t माइनस 6। तो v का इक्वेशन आया 2t माइनस 6। अब यहाँ पे बोला है वेलोसिटी जब 0 होगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू 2 इन 0 इक्वल्स टू 2t माइनस 6, तो 6 यहाँ पे 2t, t आया आपका
3 सेकेंड। वेट, ठीक है यहाँ समझाइए तो थोड़ा सा, यहाँ तक आपने जो जो किया उसको एक बार समझाइए। सर t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 आपका इक्वेशन दिया हुआ है। Correct? अब हमको पता है कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को आपको इस रूट format एक्स में के लिखना फॉर्मेट में है। लिखना ठीक, पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स के फॉर्मेट में लिख दिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए पुट किए, पुट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लगाए चेन रूल, रिलेशन आया vt, है ना? वहाँ से आया v इक्वल्स टू 2t माइनस 6। 6। अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, हाँ। है ना? तो हमने t इक्वल टू 3 सेकंड में वेलोसिटी हुआ 0, यहाँ तक आप पता है, करेक्ट? चलिए अब फिर आगे बताइए। हाँ इसको मिटा दीजिए। हाँ ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास इक्वेशन था t माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे t आपका था t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो 3 यहाँ पे पुट किए, यहाँ से आ गया 0 मीटर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में चलते, वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकेंड्स। तो वर्क डन बाय फोर्स, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे v इनिशियल और v फाइनल निकालेंगे। तो v इनिशियल, v के लिए हमारा इक्वेशन था 2t माइनस 6, तो v इनिशियल मतलब t जब 0 होगा, तो यहाँ पे t पे 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 आ गया आपका मीटर पर सेकंड, v इनिशियल आया। वही हम v फाइनल के साथ करेंगे, यहाँ पे बोला गया फर्स्ट 6 सेकेंड्स में, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 6 डालेंगे, तो t 2 इंटू 6 माइनस 6, यहाँ पे 12 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू हाफ mv f का होल स्क्वायर माइनस हाफ mv i का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको पता चला है कि vf का वैल्यू आपका 6 है, जब 0 आ गया क्या? 6, और यहाँ से आपका m का माइनस 6 है, तो स्क्वायर करने के बाद तो दोनों वही है, तो 0 आ जाएगा। ठीक, करेक्ट, गुड, ठीक है, समझे आप सब लोग, है ना? चलिए, तो इस तरह से बोर्ड पे आने पे ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा नहीं जी आपको? हाँ सर, ठीक है। तो कभी भी मैं आप लोगों में से किसी को भी बोर्ड पे बुला दूंगा, इसलिए प्रैक्टिस आप लोग अपना करते रहिएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना? ये तो आप लोग बना लीजिएगा, है ना? चलिए अमन जी आइए, आप आइए, तो कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आइए आइए। वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। और वर्क डन पूछा है यहाँ पर वाई में पूछा है, तो अब वर्क और फोर्स दिया हुआ है, तो पहले हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे एफ प्लस 3y स्क्वायर और इसको डी वाई, क्योंकि y के टर्म्स में दिया हुआ है, और 2 से 5 तक पूछा, तो लिमिट लगाएंगे 2 से 5 तक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 5y और इसका हो जाएगा प्लस 3 आसान क्वेश्चन पूछ लिया, वाई क्यूब बाई 3, और इस पे लिमिट लगेगा 2 से 5 तक। चलिए हो गया, आप लोग सब सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है? धन्यवाद। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The block of mass m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g/2 upward. अच्छा, ऊपर जा रहा है। Work done by the normal reaction on the block in time t is, आसान है ना? आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन किसके द्वारा? नॉर्मल फोर्स के द्वारा। ठीक है, पहले वो तो निकाल लो, नॉर्मल फोर्स कितना है, करेक्ट? तो इस ब्लॉक को, ये भाई साहब बहुत बड़ा ब्लॉक बना दिए है ना? यहाँ पे आपका मास m है,
mg नीचे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ए कितना दिया हुआ है जी, g/2 के बराबर। इक्वेशन क्या हुआ हमारा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए की जगह क्या है, g/2। तो n कितना हो गया, mg प्लस mg/2, दिस इज 3mg/2। ये आपका आ गया नॉर्मल। अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन जो है इन टाइम t में निकालना है, ठीक है, मतलब आपको s चाहिए। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है ना, a g/2, t तो आपको दिया हुआ है ना, तो ये कितना हो गया जी, g/4 टी स्क्वायर। अब वर्क डन आपको किसके द्वारा निकालना है, नॉर्मल फोर्स के द्वारा, है ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, F कितना है आपका 3mg/2 और S कितना है g/4 टी स्क्वायर, मतलब 3/8 mg स्क्वायर टी स्क्वायर। ये तो कौन सा आंसर है, बी है। क्लियर है, सवाल में दम नहीं था, है ना, आपको भी समझ में आया, क्लियर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ लगाइएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है ना। लेकिन देख बेटा, अगर क्वेश्चन बन जाए तो दम नहीं है, और अगर ना बने तो दम ही दम है ना। तो चलिए इसको लगाते हैं। F कितना है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से l। a क्या है, कांस्टेंट है बाई 2, b ये बात तो मुझे मानना पड़ेगा कि आपको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। और नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए कि सर नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ रुकिए, मैं थोड़ा सा आपको देखिए कौन सा है, सी है, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, लग तो सुंदर ही ना है, पढ़ लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि कभी कभी हर लगने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे लग अच्छा रहा है ना। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is released on a fixed wedge inside a cart which is moving with a constant velocity 10 meter per second towards right. There is no relative motion between block and cart, मतलब चिपका हुआ है भाई साहब। Then work done by normal reaction on block in 2 seconds from ground frame। अच्छा इसको ग्राउंड फ्रेम से देखना है, क्लियर है। चलिए तो किसके द्वारा वर्क डन निकालना है, नॉर्मल फोर्स के द्वारा। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि नॉर्मल फोर्स कितना है, करेक्ट। इस फिगर को देखिए जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना है 10, कोई आवाज नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। ये 37, तो ये 53, तो ये कितना जी 37, तो ये आपका कितना हुआ जी नॉर्मल, है ना। तो ये हुआ 10 cos 37। क्या समझा पाया मैं आपको, है ना। देखिए ये जो ब्लॉक है इस पे नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। वो नॉर्मल कितना है, तो वो 10 cos 10 kg है ना, तो 10g हो जाएगा, ठीक है, 10g, करेक्ट। तो वो नॉर्मल कितना है वो निकाल लीजिए आप, 10g cos 37 4/5, 2 जा 80 न्यूटन, क्लियर है, ठीक है। एन से एन उड़ा दीजिए, ठीक है, ऐसा मत कर लीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स है, तो कितना है आपका 80 न्यूटन, करेक्ट। अब इसके द्वारा निकालना है, ठीक। अब एस देखिए, अगर ये चल रहा है तो कितने वेलोसिटी से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s आपका कितना आ गया 10, और टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया आपका 20 मीटर हो गया।
क्लियर है? अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या पूछ रहा है? वर्क डन किसके द्वारा? नॉर्मल फोर्स के द्वारा। ठीक है जी। तो ये 37 है, तो ये कितना है? 37, और ये कितना है? 53, है ना? तो वर्क डन आपका कितना हो गया? इधर से चला दीजिए, n cos 53 इंटू डिस्प्लेसमेंट 20। n कितना है जी? 80। cos 53 का वैल्यू कितना हो गया? 3/5 इंटू 20। 16 × 80, 16 छक 96। ठीक है, तो वर्क डन आपका आया 960 जूल। एक बार और समझाओ। देखिए, ये क्या कह रहा है कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, और ये कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से जब हम देखेंगे तो हमें मुझे क्या लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और कितने टाइम के लिए पूछा है? 2 सेकंड के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई एक्सलेशन नहीं है, तो कितना आ गया? 20। क्लियर है? अब पूछ रहा है वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल निकाल लीजिए। कुछ बुद्धिजीवी ऐसा भी करेंगे कि नॉर्मल फोर्स लेमिस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। किसे निकाल सकते हैं? लेमिस थ्योरम से। क्लियर है? कैसे लगेगा? लेमिस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आप इस सवाल को और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, है ना? लेमिस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए बताते हैं आपको। अगर आपको लेमिस थ्योरम पता है, आप पढ़े हैं ना साहब, F1 F2 F3, नहीं तो वेक्टर का मैंने लेक्चर डाला है, उसमें मैंने लेमिस थ्योरम का प्रूफ दिया है, आप उसको देखिएगा अगर मौका मिले आपको तो। अल्फा बीटा और ये क्या है बेटा? गामा। तो F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ठीक है, यहाँ से ये है लेमिस थ्योरम, यहाँ से भी आप लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लग जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये कितना हो गया? 10G। अब आप सोचिए कि अगर ये इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि कोई फोर्स है जो इधर लग रहा है ना? और इधर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। क्लियर है? तो आप सोचिए कि ये अगर ऐसा है तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? 10G साइन 37। तो इतना ही मैग्नीट्यूड का इधर लग रहा होगा, है ना? क्लियर है? तो लगा लीजिए, ये कितना आ गया? 10G साइन 37। क्लियर है? अब पुट कीजिए, देखिए इसका, देखिए 10G साइन 37। ठीक, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है? सो देखिए साइन, ये 37 है बेटा, ये 37 है, तो ये 37 है, और ये कितना है? 53 है, और ये कितना है? 53 है। मतलब ये 90 प्लस 53 है ना? ये जो है थोड़ा सा, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है आपका? वही तो मैंने यहाँ से यहाँ कितना है? 90 हुआ, और ये कितना हुआ? 53, है ना? क्लियर है? तो साइन 90 प्लस 53 कितना हो गया? कॉस 53, है ना? अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस 53। अब यहाँ पे देखिए 10G, उधर लेने का क्या जरूरत है, आप इसी को ले लीजिए। ये n है, n अपॉन इस, ये वाला देखिए कि ये कितना है, तो ये आपका कितना हो गया? 90 और 37, तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका cos 37, है ना? फिर देख लीजिए, अगर इधर है, हाँ ठीक है, चलिए और देखिए 10 इंटू 10 साइन 37 का वैल्यू कितना हो गया आपका? आपका हो गया साइन 37 3/5। 3/5 आपका कितना हो गया? चलिए लिखिए 3/5,
और cos 53 आपका क्या हो गया, cos 53 हो गया आपका 3/5, और इधर n cos 37 कितना हो गया आपका 4/5, 100 इंटू 4/5 इज इक्वल टू n, n कितना आया 80 न्यूटन, है ना। तो मुझे लगता है कि पहला वाला जो था वो ज़्यादा सही था, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको लगा दिया है। क्लियर है, समझ में आया आपको, करेक्ट। अब क्या आपको क्या निकालना है, एस निकाल लेना है ना, तो प्रोसीड कर दीजिए, करेक्ट। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, है ना, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नवाड़ा तुम आओ तो करो तो इसको। इनको करने दीजिए, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा आप लोग को, है ना। अरे एफ इज इक्वल टू क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये लिखो ना, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन ना भाई, जी सर। म्यू एन। चलो अब करो। ठीक है, अब आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है, गुड। देखिए बेसिकली सारी बात इन्होंने बताई ही दी, है ना। ये ब्लॉक है जिसको क्या किया जाता है, F4 से पुल किया जाता है ना। और इसमें क्या मेंशन है, इसमें मेंशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक्सेलरेशन को जीरो किया। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो जो फॉरवर्ड फोर्स है वो बैकवर्ड फोर्स के बराबर है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एफ कॉस थीटा जो है वो फ्रिक्शन के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और फ्रिक्शन जो हमारा हुआ लिमिटिंग के लिए, है ना, तो हमने क्या करा म्यू एन, है ना। तो एन जो हमारा हुआ, ये जो ब्लॉक है एम जी नीचे लगा नॉर्मल, और इसका एक कंपोनेंट मीन्स एन प्लस एफ थीटा इज इक्वल टू एम जी, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी साइन थीटा, है ना। तो एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जीरो नहीं है, थीटा है ना, इज इक्वल टू म्यू एम जी, राइट। एफ कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, आप लोग का भी ऐसा ही आया ना। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, F इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, करेक्ट। तो ये तो आपका ऐसा है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, किसकी बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात है ना। तो आप फिर से एक बार देखिए कि क्या स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग फोर्स एट एन एंगल थीटा द हॉरिजॉन्टल, है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड हैज ए डिस्प्लेसमेंट डी, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है आपका, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे ये तो आपका एफ आया ना जी, है ना। तो वर्क डन जो आपका हो गया वो कितना हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा का डी, है ना, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, क्लियर है ना। ये बात तो आप समझ पाए ना, क्लियर है, आई बात समझे। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्लियर है। तो ये डॉट प्रोडक्ट से क्या एंगल भी तो है ना। तो हमारा एफ तो निकल गया था, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, क्लियर है, आई बात समझ में। तो बी हमारा क्या हुआ, सही आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।